गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी जो सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे जो मेहमान हैं कैलाश सिंह राव हैं, टीचर हैं और इनकी जो पूरी संघर्ष की कहानी जानेंगे। तो आज हमारे जो गेस्ट मेहमान कैलाश सिंह जी राव सर का स्वागत करते हैं। स्वागत सर आपका चैनल हमारे चैनल। सबसे पहले जो आपका शुरुआती परिचय है एक बार सर वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं कैलाश सिंह राव, सन ऑफ रघुनाथ सिंह राव, ठिकाना देवपुरा, तहसील अपने चौमू, जिला जयपुर से हूँ। सर ने बताया अपना परिचय। तो सर आपका जो शुरुआती एजुकेशन करियर है वो बता दीजिए सर दर्शकों के बारे हमारे। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपने गांव से ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवपुरा से हुई। उसके बाद में 6 क्लास से हमारे पास में एक टाकड़ा गांव है, ग्राम पंचायत है। 6 से लेकर 8 तक की जो एजुकेशन है मेरी वहाँ से हुई। उस वक्त वो 8 तक की थी। उसके बाद में तो वो क्रमोन्नत होकर के अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। 9th क्लास में मैंने अपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौमू में एडमिशन लिया। 9 से लेकर 12 तक मैंने एजुकेशन है वहाँ से प्राप्त की। और 12th के बाद में जो कॉलेज एजुकेशन मेरी है वो अपने RL शहर या PG महाविद्यालय कालड्रा में रही। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने अपना जो MA है संस्कृत सब्जेक्ट से राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से रेगुलर किया और वहाँ से पास आउट करके निकला। सर ने बताया अपना शुरुआती करियर। सर आपकी जो 10वीं और 12वीं में कितने मार्क्स बने थे, कितने नंबर आए थे सर आपके उसमें? मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था। पढ़ने में 10वीं में मेरे ज़्यादा नहीं है, 55.56 के लगभग है। और 12th की जो है मेरे उसमें 66 है। 12th के जो सब्जेक्ट है मेरे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और संस्कृत है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल सब। तो सर ये संस्कृत के प्रति जुड़ाव ऐसी ये कैसे किस प्रकार मानते हैं अपने आप को, ये ज़्यादा कैसे रहा? बिल्कुल संस्कृत जब मैं 10th पास करके मैं बाहर निकला तो सबसे बड़ा इंसान के जीवन में यही एक टर्निंग पॉइंट होता है कि सब्जेक्ट क्या ले। तो मेरे को भी कई मित्र थे, उन्होंने साइंस का सजेशन दिया और किसी ने आर्ट्स का सजेशन दिया। अब आर्ट्स में भी सब्जेक्ट खूब है, मैं सोच नहीं पाई लेना क्या है। तो हमारे भाई साहब थे, उन्होंने मेरे को हिंदी के लिए सजेशन किया कि हिंदी लिटरेचर लो। लेकिन मेरी कमजोरी थी हिंदी के अंदर। वो क्या थी कि हिंदी में मेरी जो मात्राएं थी वो सही नहीं होती थी, छोटी बड़ी मात्रा, और ऐसा दिक्कत थी मेरे। तो मैंने उसको नकार दिया कि नहीं, हिंदी तो नहीं चले करेगी। फिर मैंने संस्कृत के अच्छे नंबर आए थे, थोड़ा इंटरेस्ट भी था संस्कृत, वो ले लिया। 11th में ले लेते करते, 12th में अगर ऐसा होगा तो परिवर्तन कर देंगे। तो 11th में मैंने संस्कृत ले ली, ज्योग्राफी ले ली और इकोनॉमिक्स ले ली वहाँ पे। तो ये तीनों सब्जेक्ट रहे मेरे और अच्छा रहा फिर बाद में। तो सर आपने जिस पर बताया कि 2012 में आप सेलेक्ट हुए, तो सर इससे पहले कोई जॉब में आपका नंबर आया था कभी? हाँ, इससे पहले मैंने जब फर्स्ट ईयर में था तो अपने 19 साल तक के बच्चों को जो लेते करते हैं एयरफोर्स में, तो जोधपुर मैंने एग्ज़ाम दी थी एयरफोर्स की। उसमें मेरा रिटर्न एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया था। फर्स्ट में इंग्लिश का पेपर हुआ था और उसके बाद में मैथ्स, मेंटल एबिलिटी जो होते हैं उनका पेपर हुआ था। दोनों में सिलेक्शन हो गया था। दूसरे दिन हमारा फिजिकल था और फिजिकल में उस वक्त कमज़ोर थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था शरीर बॉडी में के हिसाब से। तो मेरी दौड़ हो गई थी, क्लियर हो गई थी। लेकिन जो चेस्ट था उसमें हुआ क्या कि चेस्ट के वक्त जो सामने बैठे थे ऑफिसर, उन्होंने कहा कि चेस्ट फुलाओ। और चेस्ट फुलाना कभी आता नहीं था, मैं कभी फुलाया नहीं था। तो वो चेस्ट के लिए कहते और मैं अपना पेट फुलाता। फिर उसने मेरे मारी कि यार ये नहीं फुलाना भैया, ये फुलाना है, चेस्ट फुलाना है। मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन चेस्ट नहीं फूल पाया। उसके बाद उन्होंने कहा अगले साल तैयारी करना, और अगले साल तो क्या था, फिर जैसे एज भी हो जाती कर जाती, 19 साल के बाद में लेते भी नहीं उसमें। तो इस प्रकार आप फिजिकल में वहाँ पे ऐसा अनफिट हो गए कर गए। तो सर ये जो आपने बीएड किया है, तो ये शिक्षा विभाग में जाने का फैसला कैसे किया आपने? जैसे और कोई LDC में जाता है और किसी में जाता है, तो शिक्षा विभाग में सर कैसे चुना आपने? देखो, शिक्षा विभाग में यह है कि पहले हमें गाइड करने वाले कोई नहीं थे। करना क्या है था भाई, BA कर लिया, MA कर लिया, और MA करने के बाद में करना क्या है, तो सभी BEd की साइड में कर रहे थे। तो हमने भी सोचा कि अपने BEd करनी है इसके बाद में। तो हमने भी BEd कर ली। BEd में भी हुआ क्या कि पहले हमारा यहाँ से नंबर नहीं आया, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से चले गए कर गए, फीस जमा करा दी वहाँ जाने के बाद में। और फिर अचानक वहाँ से वापस आए फीस कॉलेज की जमा करा के, तो राजस्थान की दूसरी लिस्ट में हमारा नंबर आ गया कर गया। फिर हमने वहाँ से तो रिजाइन दिया और यहाँ आकर के ज्वाइन कर ली। और यहाँ से अपने जगत गुरु रामानुजाचार्य संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से झुंझुनू से मैंने BEd की। तो सर आप ये बताइए, जैसे आप जब
इसमें फिजिकल में असफल रहे, बाद में तैयारी की आपने जॉब्स के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, तो ये इसकी तैयारी कैसे करते थे आप? इसका अपना जो पूरा समय है, समय सारणी है सुबह से शाम तक, वो बताइए सर एक बार। देखो, समय के लिए मैंने हमेशा ही है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं तैयारी करता था। सुबह 4 बजे उठ जाता था तैयारी करने के लिए, और सुबह 4 बजे उठ करके लगभग 10-11 बजे तक मैं तैयारी करता था। उसके बाद में जो डेली रूटीन होते करते अपने, वो करने के बाद में शाम को मैं जल्दी सो जाता था। लेट नाइट तक मेरे से आज तक कभी तैयारी नहीं की मैंने। तो लगभग 10 बजे मैं सो जाता कर जाता था। उससे पहले का जो पीरियड मिलता था खाना वाने के बाद में, शाम को 2-4 घंटे निकालना करना और है, तो उस वक्त ही मैं तैयारी करता था। तो सबसे अच्छा है किसी भी बंदे को अगर तैयारी करनी हो, क्योंकि सुबह का जो माइंड होता है फ्रेश माइंड होता है, तो सभी को जल्दी उठ करके तैयारी करनी चाहिए। उससे क्या है कि आत्मसात अधिक होता है बच्चों को। बाकी अपना अपना रूटीन होता है, कई बच्चे होते हैं वो नाइट में भी तैयारी करते हैं, तो अपने अनुसार भी कर सकते हैं तैयारी। बाकी सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो मॉर्निंग टाइम होता है, ब्रह्म जो मुहूर्त होता है ना, उसमें अच्छी तैयारी हो जाती है। सर ने बताया जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह का टाइम, वहाँ पे अच्छी तैयारी करके आप अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सर आप ये बताइए, जैसे काफ़ी बच्चे जो अप्स डाउन का शिकार रहते हैं, अधिकतर 1-2 एग्जाम में फेल होते हैं, फिर अपने आप को जुटा नहीं पाते वो हिम्मत। तो ये अपने आप को कैसे वो मेंटेन बनाए रखे, एक ही टारगेट को कैसे बनाए रखे सर वो अपने? देखो, असफलता होती है ना, वो जीवन में सफलता की सीढ़ी होती है। असफलता से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। हर इंसान होता है, शायद कोई ही ऐसे बिरले होते हैं जो फर्स्ट प्रयास में सफल हो जाते कर जाते हैं। काफ़ी लोगों के पीछे असफलता की कहानी जुड़ी होती है, लेकिन बाद में जाकर के वो अपनी जीवन में काफ़ी सफल हो जाते हैं, काफ़ी नामी इंसान हो जाते कर जाते हैं। तो असफलता से नहीं घबरा करके व्यक्ति को बार बार प्रयास करना चाहिए, और जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने भी बीएड करने के बाद में प्राइवेट स्कूल में काफ़ी पढ़ाया किया है। पढ़ाने के बाद में कंपटीशन की भी तैयारी करता रहा, क्योंकि इकोनॉमी से आधार पे बिल्कुल ऐसा नहीं थे कि हम कोई अच्छे परिवार से है ना, आर्थिक परिवार ऐसा ही था। तो लगातार स्कूलों में पढ़ाना और उसके बाद में तैयारी करना, सारा काम साथ साथ चलता रहा। और ईश्वर पे केवल विश्वास रखना चाहिए और लगातार तैयारी रखनी चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी आदमी को। हाँ, तो सर आप ये बताइए, जैसे काफ़ी बच्चे जो कोचिंग का सहारा लेते हैं, कई सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपके हिसाब से सेल्फ स्टडी जरूरी है या कोचिंग भी हमें लेना चाहिए कभी कभी? नहीं, बिल्कुल आप दोनों चीज़ कर सकते हो। कोचिंग भी जिस सब्जेक्ट विशेष पे आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसकी आप कोचिंग ले सकते हो। बाकी सेल्फ स्टडी करने वाले सब्जेक्ट की आप सेल्फ स्टडी करो। जैसे मेरे साथ हुआ है कि मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, है ना। मेरे को जब मैं तैयारी कर रहा था 2012 में, तो मेरे को एक सब्जेक्ट ऐसा लगा साइकोलॉजी, है ना, कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो साइकोलॉजी प्रभात अपने इंस्टीट्यूट है जिनके वंदना जादव मैडम है, उनके पास में मैं गया और मैंने केवल आज तक केवल साइकोलॉजी की ली। फर्स्ट ग्रेड में भी मैंने साइकोलॉजी, सेकंड ग्रेड में भी ली और थर्ड ग्रेड में साइकोलॉजी ली। तो जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे ना, उसकी आप कोचिंग ले सकते कर सकते हो। बाकी सेल्फ स्टडी करो, तो सेल्फ स्टडी और कोचिंग प्लस दोनों ही सक्सेस हो सकता है आदमी। सर ने बताया कि दोनों कोचिंग और सेल्फ दोनों ही करना चाहिए, दोनों से आप सफलता ले सकते हैं। काफ़ी बच्चों का जो टाइम टेबल है सर, वो बैठ नहीं पाता। जैसे कई बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें पढ़ते नींद आती है, हम पढ़ नहीं पाते, हम बोर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो सर ये अपने आप को ये ऐसी जो बातें करते हैं, इससे उनका मोटिवेशन मोरल डाउन होता है। तो इसको कैसे सर वो मेंटेन रखे? देखो, बात ऐसी है कि होता है, सबके साथ होता है ऐसा। तो पढ़ाई है ना, तो रेगुलर टाइम में मत दो उसको, है ना। गैप टू गैप पढ़ाई करो आप। जैसे घंटे भर पढ़ाई कर लिया आपने, घंटे भर पढ़ाई करने के बाद में आपको लग रहा है कि यार बोरिंग हो रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है या थक रहे हैं ना, तो कम से कम 15 मिनट का आप गैप दो उसके बीच में। घूम लो, फिर लो, है ना, कहीं बाहर चले जाओ, चाय पे चले जाओ, आप कुछ भी करो, है ना। उसके बाद में फिर फ्रेश होने के बाद में आप घंटे भर बाद में दोबारा पढ़ सकते हो, कर सकते हो। तो टाइम टू टाइम इसको मतलब कम समय देते हुए घंटे के बाद में फिर 15 मिनट ले लिया आपने, फिर दूसरे 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 15-20 मिनट ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़ लिया ना। तो ऐसे पार्ट टाइम पढ़ना चाहिए आदमी। तो पार्ट टाइम पढ़ के अपन क्रैक कर सकते किसी भी एग्जाम को। तो सर जैसे जब 2012 में आप जॉब लगे, तब वो पल कैसा था? किसने आपको बताया कि आपके नंबर आ गया है? कॉल किसने किया था? घर पे माहौल कैसा था? पूरा बताइए उस दिन का। देखो, जॉब तो इंसान के जीवन में सबसे बड़े खुशी का पल होता है, जिसके लिए आदमी हमेशा ये देखता है कि काश मैं भी जॉब लग जाऊं, कर जाऊं। क्योंकि जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते जाते थे, तो सरकारी स्कूलों के पास से हमारी गाड़ी गुजरती प्राइवेट स्कूल वाली, तो उनको देखते करते तो कभी ऐसा मन करता था कि काश इस स्कूल में या ऐसी स्कूल में हमारा भी नंबर आएगा क्या। तो 2012 में जब हम सिलेक्शन हुए, तो हमें काफ़ी खुशी हुई। मित्र के माध्यम से हमें पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, कर गया है, तो घर वाले हैं, सब है, काफ़ी खुश हुई है। काफ़ी खुशी। तो सर सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी सर इसमें, थर्ड ग्रेड में? सबसे पहले थर्ड ग्रेड में मेरी पोस्टिंग है, जो सबसे बैकवर्ड जिला माना जाता है एजुकेशन के हिसाब से, भीलवाड़ा। वहाँ की रायपुर तहसील जो भीलवाड़ा के सबसे लास्ट में अपने राजसमंद बॉर्डर पे पड़ जाती है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डांगड़ी थी वो। तो डांगड़ी में। उसमें भी क्या हुआ कि एक मेरा मित्र था सुभाष चंद्र जी, तो वो दोनों साथ गए थे, तो उनको डांगड़ा मिला और मेरे को डांगड़ी मिला। तो हम दोनों वहाँ गए और मतलब स्कूल में जब बच्चों को, खैर वहाँ तो चले गए करके बच्चों को जो पढ़ाया किया ना, उसके बाद में बच्चों का जो लेवल था काफ़ी कमज़ोर था वहाँ काफ़ी पे। कमज़ोर पाया। हाँ, तो हमने काफ़ी प्रयास किया वहाँ पे और फिर बच्चों को धीरे धीरे स्तर सुधारा किया। 2012 के जो 3 टीचर गए थे हम वहाँ पे, और जाने के पहले वहाँ पे केवल एक सिंगल टीचर चला रहा था काफ़ी सालों से, तो हम तीन टीचर गए और वहाँ जाने के बाद में काफ़ी प्रोग्रेस करा हुए बच्चों को। तो सर वहाँ पे आप कितने साल ड्यूटी करे वहाँ पे? मैंने वहाँ पे की 2012 से लेकर के 2018 तक की मैंने। 2018 में मैं सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया कर गया और फिर वहाँ से मैं 6 साल की सर्विस दी आपने हाँ वहाँ 6 पे। साल की मैंने सर्विस। तो सर वहाँ की कोई ऐसी विशेषता बताएंगे जो यहाँ से अलग है, कोई वेशभूषा की, कोई खान पान की, और कोई बिल्कुल, मंदिर वगैरह कोई? वहाँ की देखो सबसे बड़ी तो बोली है ना। तो जो हम गए थे ना, तो वहाँ की बोली समझ में नहीं आई थी। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था एक दिन, तो एक बच्चा है तो वो बार बार खड़ा हो रहा था और वो बच्चे ने बोला सर मैं दो की जाऊँ। तो मैंने वास्तव में समझा नहीं कि दो की होता क्या है ना। तो मैंने उसको बार बार बैठा दिया करते, क्योंकि पहले बाथरूम चला गया था वो, है ना, फिर बार बार खड़ा हो रहा था। तो मेरे खुद की समझ में नहीं आ रहा था। फिर पास में हमारे प्रिंसिपल सर थे भगवती लाल जी पारिक के, तो उन्होंने सुन लिया उस बच्चे की बात। फिर उन्होंने कहा सर इसको भेज दो जल्दी से, वरना दोखी का मतलब कोई दूसरी चीज़ होती है, फ्रेश होना जाना होता है, तो ये इसके लिए कह रहा है। तो मैंने उसको कहा कि भाई जल्दी जा, दौड़ के जा बेटा। समझा नहीं तब जाके पता चला कि दो की ये होती है। एक वो वहाँ पे जो नहाना होता है ना, तो नहाने को अलग शब्द बोलते हैं, हापड़ना बोलते हैं। तो ये हापड़ना शब्द भी हमारे वहाँ जाने के बाद में समझ में आया था। तो काफ़ी शब्द है, लैंग्वेज है, वो हमारी समझ में काफ़ी दिनों बाद में आई थी। तो सर अभी जो हाल फिलहाल में जो सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं, तो किसी के बारे में बताइए, जैसे किसी को लाभ मिल रहा हो बच्चों को, और किसी को ऐसी कोई योजनाएं चल रही है सरकार की अभी? देखो सरकार की सबसे बड़ी योजना तो वर्तमान में जो चल रही है ना, जो अपने अनुप्रीत योजना चल रही है, उसके माध्यम से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया जा रहा था। तो उसके माध्यम से उसमें सभी कैटेगरी के आ जाते हैं, SC ST OBC, है ना, और जनरल पे भी जो आर्थिक आधार पे हैं उन बच्चों का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी कोचिंग के द्वारा जो वो मोटे पैसे कोचिंग सेंटर के द्वारा बैठे जाते हैं, है ना, उसके बजाय में सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है अनुप्रीत योजना, उसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए और फॉर्म भरने के बाद में उसका लाभ लेना चाहिए। बाकी स्कूलों में जो चल रही है वो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, उनसे भी बच्चों को काफ़ी लाभ हो रहा है। और सर हाल फिलहाल में एक बाल गोपाल योजना भी आई है, जिसमें जो बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। बिल्कुल पिलाया जा रहा है। बाल गोपाल योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या है कि दूध का पाउडर आता करता है, तो इसमें इसके बारे में भी काफ़ी कुछ है जो गांव वाले कहते कि ये पाउडर अच्छा नहीं आता है, बच्चे को वॉमिट होती है और होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार के द्वारा बिल्कुल नाप तोल करके और उसकी जांच करके कंपनी के द्वारा और फिर भेजा गया है साइंटिस्ट रूप से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए काफ़ी लाभप्रद है, गुणकारी है, सारे विटामिन प्रोटीन इसमें मिले हुए हैं। तो बच्चों को इसको पिलाना चाहिए और पीना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल ये है कि सर जैसे आप तैयारी इस समय सेकंड ग्रेड में हो, तो कोई आगे का कोई लक्ष्य है, कोई गोल है आपका जो आप पाना चाहते हो सर? देखो गोल और लक्ष्य की बात करूँ तो मैं फिलहाल सेकंड ग्रेड में हूँ, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में, और सेकंड ग्रेड से लास्ट फर्स्ट ग्रेड तक अपना इतना ही है कि ज़्यादा वो प्रसारते करते हैं। तो अभी मेरे को सेकंड ग्रेड में 2018 में मैंने ज्वाइन किया था, तो लगभग 4-4.5 साल हो गए कर गए। तो यही सोच रहे कि 2-4 साल में प्रमोशन हो जाएगा और फर्स्ट ग्रेड पहुँच जाएगा। फिलहाल मैंने अभी ज्योग्राफी सेकंड ग्रेड से एग्ज़ाम दी थी, तो उसका पेपर भी मेरा अच्छा हुआ था। अब देखो आगे क्या होता करता है, बाकी तैयारी। हाँ, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड की। वैसे मैं संस्कृत से भी MA हूँ और ज्योग्राफी से भी MA कर रखी है मैंने, दोनों सब्जेक्ट से MA कर रखी है मैंने। तो ज्योग्राफी का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपको अच्छी उम्मीद दिखती है? हाँ, उसमें उम्मीद दिख रही है। बाकी सब कुछ ईश्वर के हाथ में, बाकी मेहनत करके प्रयास करके और अच्छा पेपर हुआ है मेरा। तो सर जैसे सबका कोई आइडियल होता है, सबको आदर्श होता है, तो आप किसी आदर्श मानते हैं कि अपना कि आप उसके पलचिनों पर चले, उससे कोई सीखे हो, ऐसा कोई है? बिल्कुल। देखो सबसे मेरा जो आदर्श रहे हैं, तो 11th और 12th में हमें जो संस्कृत पढ़ाते थे द्वारका प्रसाद जी शर्मा, मेरे गुरु हैं, आज मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और संस्कृत के प्रति जो मेरी ललक, इच्छा और जो समझ है ना, उनके द्वारा विकसित हुई है। उन्होंने संस्कृत का पढ़ाने का तरीका जो था ना, बहुत ही शानदार तरीका था। जिस लाइन को एक बार पढ़ा दिया कर दिया ना, वो बच्चों को आत्मसात हो जाती थी, लर्न हो जाती थी और अच्छी तरह याद हो जाती थी। तो जब भी कोई दिक्कत होती करती थी, मैं उनसे ही कंसल्ट करता था संस्कृत के बारे में। तो वही मेरे आइडल रहे हैं, आदर्श रहे हैं, और उनके माध्यम से मैं आज तक उन इस पद पर पहुँचा हूँ। सर ने बताया कि जो द्वारका प्रसाद जी शर्मा जी हैं, बिल्कुल द्वारका वो इनके सर के आदर्श हैं।
तो सर जो भी संस्कृत के प्रतिभागी हमारा चैनल देख रहे हैं, इस हाँ, समय हाँ। शो देख रहे हैं, बिल्कुल। तो सर वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे संस्कृत में ऐसी कौन कौन सी बुक्स लिस्ट है जो वो पढ़ लें, या ऐसी कोई अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं जिससे वो अपना सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, रीट में अच्छा सा काम ले सकते हैं संस्कृत के लिए? सर बताइए स्पेशल। देखो संस्कृत के अंदर जब तक कंपटीशन मैंने सेकंड ग्रेड तो थर्ड ग्रेड का दिया ना, तो बुक्स के अलावा अपने व्याकरणाचार्य की बुक जो आती है ना, जैसे कपिल देव द्विवेदी है, उनकी अच्छी बुक तो आती है। और व्याकरण के अलावा एक साफल्यम आती है लोकेश कुमार मिश्रा की, अच्छी गाइड आती है ना। लगभग उसको अगर अच्छी तरह से 2-4 बार रिवीजन कर लिया जाता है ना, तो व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। बाकी साहित्य होती है, साहित्य के अंदर भी काफ़ी किताबें हैं, उनका भी अध्ययन आप कर सकते हो। बाकी ये साफल्यम काफ़ी अच्छी बुक है और पर्याप्त बुक है, क्योंकि अधिकतर बुक पढ़ते करते हैं ना, तो उससे केवल टाइम वेस्ट होना मैं मानता करता हूँ। एक बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो और अच्छी तरह पढ़ो, उसको सब कुछ उसमें याद होना चाहिए। 10 बुक पकड़ ली और याद कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं कि ये भी पढ़ ली वो भी पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं करना है। बुक्स पढ़ो, एक पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ो उसको। सर ने बताया कि जो साफल्यम आती है संस्कृत की, तो वो फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड सबके तीनों के लिए वो बिल्कुल। अच्छी है। उसको लगातार पढ़ें, 10 से 15 किताबें एक साथ नहीं पढ़े आप, एक बुक को 10-15 बार पढ़े, तो उससे क्या अच्छा रहेगा। तो सर जो भी युवा देख रहे हैं, सब देख रहे हैं इसमें, जो जिनकी भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम लगने वाली है और भी एग्जाम, रीट की एग्जाम आने वाली है, बिल्कुल तो आप सर बिल्कुल। उनको क्या संदेश देना चाहोगे? वो कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े, अपने अपने लक्ष्य को कैसे पहुँचे सर? देखो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले मैं तो शुभकामनाएं कि जो भी मेहनत कर रहे हैं, सही मायने में मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता को प्राप्त करें। और पढ़ने का जो अजय जी बता रहे कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने यही बताता हूँ कि आप गैप दे के पढ़ो। रेगुलर पढ़ाई मत करो कि 5 या 6 घंटे आप किसी को दिखा रहे हो, कर रहे हो, है ना, कि मैं 5 घंटे या 6 घंटे रेगुलर पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ। उसके बजाय आप ना 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का गैप लो, उसके बाद में 1 घंटा और पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, जितना आपको लगे, कैपेसिटी हो आपकी, उतना समय आप पढ़ सकते कर सकते हो। बाकी सबसे अच्छा जो टाइम अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर मानो करो, तो वह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, उसमें आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और बाकी आप सफल ज़रूर होगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबको। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और सर आज अपने चैनल में आए, सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय अपने को दिया, और सर के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और अभी तक भी यदि कोई मोटिवेशनल कहानियाँ है, जो सफलता की कहानियाँ मेरे पास नहीं पहुँची है, तो आप यूट्यूब पे सेक्शन में जा सकते हैं, कमेंट्स में जो जिन भी व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।